स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जुही और बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में आज से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 8,556 युवा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। भर्ती को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा कि रायगढ़ में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में पूरे प्रदेश से 8,500 से अधिक युवा हिस्सा ले रहे हैं। अग्निवीर बनकर हमारे युवा आत्मनिर्भर, अनुशासित और समर्पित होकर मां भारती की सेवा कर सकेंगे। तारीख से 12 दिसंबर तक हमारे छत्तीसगढ़ के 8,500 युवा जो रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं, अपना फिजिकल टेस्ट और फाइनल आर्मी भर्ती के लिए रायगढ़ में आज आ रहे हैं। रायगढ़ में आज इतना बड़ा आयोजन ये चलेगा करीब 10 दिन तक। ये हमारे रायगढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को एक बड़ा अवसर मिला है और वे अग्निवीर बनेंगे। इससे न केवल अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे बल्कि उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति का भाव भरेगा और वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भरता के साथ खड़े भी होंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर। प्रशासन ने अतिरिक्त प्रयास किए हैं। लोगों को सोने की व्यवस्था की दृष्टि से गद्दे उपलब्ध कराना, 2 टाइम खाना उपलब्ध कराना, अंदर में ORS जैसे ड्रिंक उपलब्ध कराना, ये सब प्रशासन ने किया है और मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था की गई है ताकि कोई इमरजेंसी के सिचुएशन को भी हैंडल किया जा सके। अगर ईश्वर न करे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल तिल्दा के मार्ट सोसाइटी केंद्र पहुंचे और किसानों से बातचीत की। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पिथौरा और राजाटेरा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। उपमेसी से चीफ धर्मेंद्र साहू और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा राजधानी रायपुर के धरसीवा खरीदी केंद्र पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा धरसीवा सांकरा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे और किसानों से बातचीत की। धान खरीदी केंद्र देखने आया। यहाँ पिछले साल ही ये शेड बना है और इसकी मतलब स्टेकिंग वगैरह की क्षमता करीब 7,000 से अधिक की है। तो यहाँ तो धान खरीदी चालू है, लेकिन जहाँ धान खरीदी केंद्र की जगह कम है वहाँ तो पूरा फुल हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ बारदाना भी लोगों को बताया कि बारदाना मिल रहा है, लेकिन आसपास के और किसान आए हैं सोसाइटी से, वो लोग बता रहे हैं बारदाना नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, सारे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है वो 40 किलो 600 ग्राम तौलाई होना चाहिए, वो बढ़ के 40 किलो और उससे भी अधिक की तौलाई हो रही है। दूसरी बात है, टोकन की शिकायत सब जगह है। तो ये जो टोकन की जो शिकायत है और उसके कारण से आम किसान है वो परेशान है। टोकन मिल नहीं रहा है और सोसाइटी में चक्कर लगा रहे हैं। आज ही सुनने में आया है कि उसको ऑफलाइन पूरा कर दिया गया है, ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। मतलब हम लोग जब लगातार बता रहे हैं तभी सरकार को होश आ रहा है। तीसरी बात यह है कि प्रतिदिन का लिमिट ये लोग फिक्स कर दिए हैं और उसके कारण से खरीदी बहुत प्रभावित हो रहा है। चौथी बात यह है कि अभी तक के उठाव शुरू नहीं हुआ है, जबकि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ, 20 दिन हो गया और किसी सोसाइटी से अभी तक के धान का उठाव नहीं हो रहा है। तो ये धान उठाव नहीं होने से निश्चित रूप से किसान इसे अब कुछ दिनों बाद ये है कि सोसाइटियों में धान खरीदी बंद कर देंगे, क्योंकि और वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने शो कॉज नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया कि सिद्धू ने पत्नी के ठीक होने के 1 साल बाद उन्हें कैंसर से पीड़ित बताया। सोसाइटी को मिली टाइमलाइन के अनुसार सितंबर 2023 में सिद्धू की पत्नी नवजोत और सिद्धू को स्टेज 2 का कैंसर हुआ था और उसके बाद नवंबर 2023 में वह एलोपैथी से ठीक हो गए।
और वहीं दुर्ग पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्थानीय दौरे पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़े अपराध को ना देख बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो वहीं दुर्ग जिले के कुमारी टोल प्लाजा में पत्रकार के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामले में कहा कि यह गलत हो रहा है और इसके लिए पत्रकारों को शिकायत करना चाहिए। कांग्रेस अपराध के बारे में बोलने का हक कांग्रेस को नहीं है। जितने लूट हत्या बलात्कार कांग्रेस के जाने हुए, जितनी चोरियां हुई, और सरकार खुद जब घोटाले में लिप्त हो जाए वो सरकार दूसरे के बारे में क्या बात करे। कोयले घोटाले में करोड़ों का गबन, आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। शराब घोटाला, करोड़ों रुपए की घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिसमें कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस को तो इस विषय बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। जब पीएससी की भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें भी लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अपराध यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। पीएससी में लाखों रुपया लेकर, और आज सीबीआई जांच कर रही है। कल पीएससी के नतीजे निकला है, सारे बच्चे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से हम देखें यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह साफ तौर पर जो है कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले अपने गिरबान में झांके। जी, बताना चाहिए कि कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका दौरा हुआ था दुर्ग, और जब उन पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि लगातार कांग्रेस हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, छत्तीसगढ़ जिस तरह के कानून व्यवस्था उसको लेकर के लगातार भूपेश बघेल लगातार हमलावर है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस उस जगह पे नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके। उनका साफ तौर पे कहना था कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकाल में लूट हुई है, हत्याएं हुई है, लगातार जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनको संरक्षण जो कांग्रेस की सरकार ने दी है वो किसी तरीके से उनको बोलने का हक तो नहीं है। उनको साफ तौर पे कहना था कि लगातार जैसे पीएससी घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का, जमीन घोटाला हुआ, जिसमें काफी तरीके जनता काफी हताहत हुई और उस वजह से बिल्कुल, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर उन्हें याद दिलाई है कि कांग्रेस जो है खुद के शासनकाल में वो अपराध को नहीं देखती है और बावजूद इसके बीजेपी पर आरोप लगा रही। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखे कि उनसे कार्यकाल में किस तरीके से घोटाला हुई है। आज गरीब का बच्चा पीएससी फाइट करता है और पीएससी सिलेक्ट होता है, उनके घर में खुशी आती है। वही कांग्रेस कार्यकाल में पीएससी में इस तरीके से घोटाला हुआ कि जितने बड़े अधिकारी थे उनके बच्चे वहाँ पे पीएससी सिलेक्ट होते थे, और आज इसकी सीबीआई जांच हो रही है। और उनका कहना था कि लगातार जिस तरीके से अपराध कांग्रेस काल में हुआ था, जनता इतनी परेशान थी कि बीजेपी सरकार लाई है। और यहाँ पे पत्रकारों से जब सवाल पूछा गया कि पत्रकारों से टोल प्लाजा में और बहुत जगह पार्टियों में काफी साफ तौर पर कहना था विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का कि पत्रकारों की इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेंगे। जी बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से टोल प्लाजा हुआ और जो आरटीओ डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जिस तरीके से पत्रकारों से व्यवहार होता है, कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि काफी क्षुब्ध है दुर्ग जिले के पत्रकार, आक्रोशित नजर आ रहे कि सरकार बने भी एक साल ही हुआ है और जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार कहीं भी पत्रकारों के इसमें नहीं है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल डबल इंजन की सरकार है। और बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर वो हिदायत दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन्हें समस्या है, वो अपने लिए अपनी आवाज उठाए और अपनी शिकायतों के लिए कंप्लेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत आपका। और वहीं सूरजपुर जिले के अग्रसेन चौक में सर्व हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज सभी हिंदू समाज काफी आक्रोशित और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर को राष्ट्रपति और भारत सरकार को ज्ञापन दिया। सर्व हिंदू समाज द्वारा भारत के केंद्र सरकार के द्वारा इस पर मामले को लेकर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में घटित हो रही घटना पर विराम लगाने को लेकर पहल करने की बात कही गई है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर
हिंदू समाज काफी आक्रोशित है और ऐसे में देश के अलग अलग जगहों से जो हिंदू संगठन है, तमाम लोग सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कि जो भारत में रह के बांग्लादेशी सोच वाले, बांग्लादेशी विचारधारा वाले जैसे लोग हैं, उन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के लोग, हिंदू लोग कमजोर नहीं है। हम लोग जैसे बहने हैं, हम लोग सिर्फ दुर्गा नहीं है, काली भी बन सकते हैं और ऐसे सोच वाले लोग को तलवार उठा के उनका खात्मा भी कर सकते हैं। भारत में जो है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक घटना हो रही है। किसी के बच्चों को, किसी के जो हिंदू है वो आज अपना जीवन बलिदान कर दिए वहाँ के लोगों के लिए। हिंदू है, उन लोगों का सिर्फ यही अपराध है कि वो हिंदू है। उन लोगों के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि जो बहुत ही दर्दनाक वहाँ पे जो हो रहा है, उन लोगों को किसी भी तरह सरकार को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। का शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया और हमारी मांग है कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि बांग्लादेश हमारा कटा हुआ भाग है जिसमें बहुत सारे हिंदुओं का निवास है या आवासित है वहाँ, तो उनको भी अपने मतानुसार जीवन जीने का अधिकार है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भी हमारी शरणार्थी रही है, इसलिए हमारी और ज्यादा उनसे अपेक्षा हो जाती है बांग्लादेश से कि हमारी सरकार उन पर दबाव बनाए या निवेदन करे, चाहे जैसा भी हो। वहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन सब अवैध। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोरना पाल कोंटा के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकले। वहीं भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। सुकमा सहित दोरना पाल कोंटा गाड़ी रास सभी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं बीजापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा नारायणपुर में 1 सेकंड तक भूकंप रहा और भूकंप का केंद्र तेलंगाना के भद्राचलम में बताया जा रहा है। वहीं भूकंप के झटके की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 आंकी गई है और इसमें किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। बलौदा बाजार गार्डन चौक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में हिंदू रक्षा मंच ने आक्रोश रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और कहा कि राष्ट्रपति से निवेदन किया गया है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार का नियंत्रण नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार और कत्लेआम सरेआम देखे जा रहे हैं, जिससे भारत के हिंदू में अत्यधिक आक्रोश देखा जा रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा लगातार अत्याचार भी किया जा रहा है और उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। जय भवानी, जय। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन लोभ के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा या जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सरकार को इस पर कानूनी कार्रवाई करते रहना चाहिए और प्रलोभन देकर के जो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं उनका सर्वे होना चाहिए। सेवा के नाम पर, सेवा के प्रकल्प खोल करके उनका जो उद्देश्य होता है वो अंतर्हित उद्देश्य दूसरा होता है। सेवा तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन सेवा का आश्रय लेकर और इनकम टैक्स में, आयकर में छूट लेकर, विदेशों से धन लाकर गरीबों को कुछ लोभ दे करके धर्मांतरण कर देते हैं और बाद में उनको फिर उसी हाल में छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाएंगे तो छोड़ा क्या? क्या छोड़ा? जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हमारे माता पिता थे, जिसमें हमारा जीवन हुआ, उस धर्म में अगर हमें सुख नहीं मिला तो दूसरा जो धर्म है, जो बाहर से आया है, जिसके संबंध में हमें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, वहां जाकर के हम क्या पाएंगे? इसलिए शासन को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी और धनी लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे जगह पर, ऐसे स्थानों पर
धन का उपयोग करना चाहिए जहां निर्धनता व्याप्त है। तो अत्याचार को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है अंदर के प्रवृत्ति वायलेंस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिंदुओं पर जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं अत्याचार के मामले सामने आते रहे हैं और इसको लेकर अब भारत में भी अलग अलग जगहों पर आक्रोश जो हिंदू संगठन है, हिंदू समाज के लोग हैं, उनके बीच देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ वही नजारा देखा गया। तो आपको बता दीजिए कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा कल बलौदाबाजार में गार्डन चौक में एक रैली निकाली गई थी। मामले में जब से बांग्लादेश में यूनिस मोहम्मद यूनिस की सरकार जब से आई तब से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है और हमारा तलमल जो इस्कॉन के जो बंदे थे उनको राज्यों में अंदर कर दिया गया। उसके बाद हिंदुओं की जो जितनी दुकानें थी उनको लूट किया गया। इस तरह लगातार जिस तरह जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार अंतरिम सरकार जो बैठी है बांग्लादेश में उससे लगातार हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसी बात को लेकर कल हिंदू जागरण मंच के द्वारा कल सभी सनातन धर्म के धर्मगुरु आगे बैठे थे और उन्होंने मंच को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया। यानी कि तमाम लोग जो है इसको लेकर मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मांग करे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से वहां जो भी घटनाएं सामने आई है उसमें हस्तक्षेप करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस्लामिक अत्याचार के विरोध में सनातन हिंदू पंचायत रायपुर के तत्वाधान में मरीन ड्राइव से विशाल आक्रोश रैली निकाली गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस कार्यक्रम में विभिन्न हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य नेत्र के संघ संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में निवास करने वाले हिंदुओं के साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदू संतों को उनके गिरफ्तार कर उनके साथ अमानवीय कृत्य भी किए जा रहे हैं। पूजा स्थलों और मंदिरों आदि पर इस्लामिक कट्टरपंथी निरंतर हमले कर रहे हैं और इन घटनाक्रमों से भारत समेत संपूर्ण विश्व में हिंदुओं में आक्रोश देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार और वहाँ के जिहादी मानसिकता वाले मुस्लिम और पूरे बांग्लादेश की सरकार मिलकर करवाई है। आप लोग दुख में मारने के लिए भारत में बांग्लादेश के बगल में आते हैं लेकिन आप कुछ नहीं। और सूरतपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 11 बजे प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग पर गोटगवा के पास पिकअप और कार की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है, जहां एक और घायल की मौत हो गई, वहीं एक के इलाज किए जा रहे हैं। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ कई न्यायाधीशों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। यह आदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में जिला और सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों के नाम शामिल है। तो आपको बताते चले जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही, न्यायाधीशों के सत्र न्यायाधीशों के नाम इसमें शामिल है और कई का ट्रांसफर किया गया है और इस लिस्ट में उनके नाम सामने आया हाईकोर्ट के आदेश के बाद। जिला जजों का ट्रांसफर लिस्ट में कई जिला जजों के नाम शामिल हैं। हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और कई जजों का तबादला। और वहीं किसानों के साथ धोखे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश में धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत जगदलपुर से की और इस अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चित्रकूट विधानसभा के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। तो धान खरीद केंद्र जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, बीजेपी पर किसानों के साथ
धोखा करने का आरोप भी लगाया है। तो धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कर बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला है। साथ ही साथ बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं आगे। साय कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 2010 से 2011 में कक्षा 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा को खत्म कर दिया गया था। सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी और इसी कारण किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी असर को देखते हुए फिर से केंद्रीकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। कोंडागांव जिले और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 किलो के 3 नग आईडी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी लगाया था। बीडीएस की टीम ने नष्ट कर दिया है जिसे और ग्राम बाड़गांव के पहाड़ी क्षेत्र में आईडी लगाया गया था। एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में जवान गश्त में निकले थे। मामला धनोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्त के दौरान 3 आईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कांकेर में छापेमारी की है। अब नक्सलियों के द्वारा लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। बीडीएस की टीम ने डिस्पोज किया। कोंडागांव से ये जानकारी सामने आ रही। बीडीएस की टीम ने डिस्पोज कर दिया है। तो नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़ते आगे। रायपुर जिले के अभनपुर इलाके में एक प्रधान पाठक ने महिला बीईओ के साथ मारपीट की और गुस्से में आग बबूला प्रधान पाठक ने महिला अधिकारी को टेबल पर पटककर गला दबाने की कोशिश भी की और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसके बाद प्रधान पाठक को सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में उसके खिलाफ थाने में मारपीट का केस भी दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि महिला अफसर और प्रधान पाठक के बीच ऑफिस के अंदर पहले किसी बात को लेकर बहस होती है जो कि हाथापाई बदल जाती है। और छत्तीसगढ़ को शैलभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।